कैसे हो? हाँ, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग कुशल और स्वस्थ रहेंगे। और देखिए, अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है बच्चों। और हमेशा अपने हाथ धोते रहिए। गरम गरम खाद्य पदार्थ को ही सेवन करें। माता पिता की बात सुनिए और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं नसीम, हिंदी टीचर, सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम 9th कक्षा के प्रथम भाषा का 8वां क्या है 4वां चौथा पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों हम अब तक पाठ 1 कबीर और पाठ 2 व आवाज़ और पाठ 3 वृंद का पठन कर चुके हैं। अब बच्चों हम देखिए पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों तुम ध्यान से सुनिए। और उसके साथ साथ ये कहानी रूप है और हास्यात्मक रूप है। हास्यात्मक मतलब मालूम है ना, जोक्स में। और देखिए, और हमारे जीवन से संबंधित है और जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं। यहाँ पर इस कहानी में लेखक खुद अपने घर में एक रोचक घटना के बारे में यह यहाँ बता रहा है। बच्चों इस कहानी को ध्यान से सुनिए, कहानी का मज़ा लीजिए और देखिए पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। अभी देखेंगे बच्चों लेखक कौन हैं और वे आपको क्या बताने जा रहे हैं। लेखक शरण ज्योति। देखिए इस तरह से अभी हम देखेंगे लेखक शरद ज्योति का संक्षिप्त परिचय। देखिए लेखक शरद जोशी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था और इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे और उसके बाद फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया था। इन्होंने आरंभ में ही कुछ कहानियाँ लिखी और फिर पूरी तरह से व्यंग लेख करने ही लगे। व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास और व्यंग साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकार में से शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा और किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियां और इस तरह से क्या तिलिस्म, रहा किनारे, बैठे, दूसरी सतह, प्रतिदिन 2 व्यंग नाटक हैं। अंधों का हाथी और एक था और देखिए एक था गधा। इस तरह से शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पष्ट देकर इन्होंने अपने रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म और क्या अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। और इन्होंने अपने व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी और विसंगतियों का और बेपाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित होते हैं और कुछ सोचने को भी विवश हो जाते हैं। बच्चों अभी हम इनके बारे में और कुछ और संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। बच्चों हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी के मध्य प्रदेश सरकार की सूचना एवं प्रकाशन विभाग में भी उन्होंने काम किया था। लेकिन अपने लेखक के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन को पूरी तरह से अपना लिया। और आपने इंदौर में रहते हुए समाचार पत्रों और रेडियो के लिए भी लेखन लिखे हैं। और बच्चों देखिए उन्होंने फिल्मों में भी कुछ लेख लिखे हैं। देखिए फिल्मी लेखन, क्षितिज छोटी सी बात और सांझ को आंच नहीं और गोधूली उत्सव। देखिए धारावाहिक लेखन भी लिखे। धारावाहिक मतलब सीरियल्स जो होते हैं ना, उसका भी लेखन उन्होंने लिखा है। यो जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह वाह जनाब और देवी जी और प्याले में तूफान और दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, ये सब स्कूल DD1 के चैनल और सीरियल के नाम हैं। देखिए 1990 में आपको पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने आपके नाम पर शरद जोशी सम्मान आरंभ किया है।
5 सितंबर 1991 में मुंबई में उनका देहांत हो गया था। इस तरह से बच्चों अभी हम देखते हैं, देखिए चाचा का ट्रक हिंदी साहित्य भी इनका फेमस है। देखिए बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार ये प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान बनकर, और तुम जिस सोफे पर बैठे टांगे पसार रहे हो और इसकी ठीक सामने एक क्या है कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीख है और तुम्हें रोज़ दिखा देती है कि तुम मेहमान हो, चौथा दिन हो गया है मगर तुम कब जाओगे, संभावना नज़र आती है, लाखों मील तुम रुके और उन्होंने चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितना तुमने खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता, क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती। ये फेमस डायलॉग्स हैं बच्चों। इस तरह से इनके द्वारा लिखे गए कई ऐसे लेख भी हैं और जिसमें हिंदी सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार क्या देखिए शरद जोशी, इन्होंने सरकारी नौकरी अपने लेख के लिए छोड़ी थी और आपकी कुछ कहानियाँ भी लेकिन आपके व्यंग्य लेखन में ही स्थापित हुए। 1951 में देखिए 1951 से 56 तक आपने कई दुनिया के लिए लगातार व्यंग्य स्तंभ लिखे हैं और इसके बाद इनकी कहानियों पर आधारित लापतागंज और धारावाहिक भी बनाई गई है। लापतागंज भी बनाई गई है। व्यंग्य संग्रह परिक्रमा किसी बहाने, तिलिस्मी रहा, किनारे बैठे और मेरी व्यंग्य, इस तरह दूसरी तह और भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और यथासंभव जीप पर सवार इल्लियाँ, और इस तरह से लिखी उनकी क्षितिज छोटी सी बात, और देखिए सांझ को आँच नहीं और गोधूली उत्सव, इस तरह के उनके द्वारा लिखी गई कई व्यंग्य रचनाएं हैं बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं तुम कब जाओगे अतिथि, वे भी हास्यात्मक है और सुनिए और क्या है इंजॉय कीजिए। देखिए बच्चों, अभी हम देख रहे हैं क्या है प्रस्तावना प्रसंग में एक कविता मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेहमान जो हमारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वे जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ये प्रसिद्ध फिल्म गीत है जो इन्हीं के द्वारा क्या है देखिए बताया गया है। मेहमान हमारे लिए भगवान मानते थे पुराने ज़माने में। अभी हम मेहमान हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, वो किस तरह पड़ रहा है हम देखेंगे बच्चों। मेहमान इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। देखिए मेहमान से क्या तात्पर्य है, मेहमान मतलब क्या है। अभी अतिथि आते हैं ना घर को, मेहमान आते हैं कुछ दिन रहने के लिए। तो देखिए मेहमान का तात्पर्य क्या है, अतिथि है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, गीत पंक्तियाँ और चित्र के भाव की तुलना कीजिए। देखिए बच्चों, गीत की पंक्तियाँ और चित्र में विरोधी भाव हैं। देखिए विरोधी भाव हैं। गीत में मेहमान को प्राणों से भी ज़्यादा मानते थे। और देखिए संदेश है कि जबकि चित्र में व्यक्ति अतिथि से परेशान है। आप चित्र में देख रहे हैं ना, व्यक्ति बहुत परेशान है। देखिए तुम कब जाओगे अतिथि, चित्र में जो दिखाई दे रहा है ना, तुम कब जाओगे अतिथि, घर का ओनर बताता है। और देखिए यहाँ अच्छा लगता है मेहमान बताता है, क्योंकि वो फ्री में बैठकर खाता है ना, इसीलिए वो क्या है वहाँ पर अच्छा लगता है, उसको किसी तरह का खर्चा और टेंशन नहीं होती, इसीलिए वे अच्छा लगता है, इस तरह से बताता है बच्चों। क्या आज भी मेहमान को जान से भी ज़्यादा माना जाता है? कविता में बताया गया है जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन क्या आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है? क्या आज के ज़माने में मेहमान के भी पहले की तरह आदर नहीं मिलता है? नहीं बच्चा, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए मेहमान को 1 या 2 दिन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। आज की परिस्थिति इस प्रकार है, आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों को अपना खर्च चलाना मुश्किल होता है, इसीलिए मेहमान का आदर पहले से की तुलना अभी कम होती जा रही है। बच्चों अभी हम देखेंगे, भूमिका में आएंगे। देखिए बच्चों भूमिका में अभी हम देखते हैं बच्चों, प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने
ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो जैसे अपने किसी परिचित या फिर रिश्तेदार के घर में बिना कोई सूचना के पूर्व ही दिले वो घर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक ऐसे मेहमानों के बारे में बताता है जो बिना सूचना दिए ही उनके घर पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं और फिर वे जाने का नाम ही नहीं लेते। आ गए तो बस आ गए, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी परिस्थिति में घर वाला जो होता है ना, वो किस तरह की परेशानियों का सामना करता है, इसके बारे में बताया गया है। नहीं लेते और भले उनका ही और टिके रहना क्या मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों ना हो पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वे जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और फिर एक दो दिन में मेहमानी करके विदा हो जाए, या फिर किसी आगमन के बाद मेज़बान या फिर सोचने को विवश हो जाए कि जो इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोचता रहता। मेज़बान मतलब घर वाला, और जिसके घर में अतिथि आए थे और वो बहुत परेशान है और किस तरह से उसका खर्चा चलाने के लिए किस तरह से मुसीबतों का सामना करता है, इस पाठ में यहाँ पर बताया गया है। बच्चों देखिए, आज तुम्हारे अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, देखो बच्चों पेज नंबर 18 में है। देखिए, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर ये प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? इस तरह से ये पूछा गया है। देखिए, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, आज चौथा दिन है मेहमान को घर में आए हुए, वो जाने का नाम ही नहीं लेता है। और उस पर ये जो घर वाला होता है, मेज़बान होता है, वो किस तरह से मुसीबतों का सामना करता है, वो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 4 में और पेज नंबर 18 में आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, तुम जहाँ बैठे हो और निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। मेहमान को ये मेज़बान बता रहा है कि तुम आराम से बैठे हो और सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे हो, सिगरेट का खर्चा भी मेरे पॉकेट का ही है। और उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। मेहमान के सामने वो आराम से सोफे पर बैठा हुआ है और सिगरेट फूक रहा है, और उसके सामने कैलेंडर है, वो आराम से कैलेंडर को देख रहा है। क्यों? तो यहाँ पर जो मेज़बान है, जो घर का ओनर है, वो बता रहा है। देखिए, जो घर वाला है वे देख रहे हो ना, ये मन ही मन में सोचता है और कि इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता और फिर फड़फड़ाती रहती हैं। कैलेंडर हवा से हलते रहता है और इसके जो पेपर्स है ना, ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मन ही मन में सोचता है। और विगत 2 दिनों से तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। मैं जानबूझकर मेरी अपनी अंगुली तारीख पर हाथ रखकर बता रही हूँ कि आज ये तारीख है, अभी तुम कब जाओगे? तुम जाते ही नहीं। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो चौथा दिन हो गया है तुम्हारे शत अतिथि का, फिर चौथा भारी दिन है। तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, और लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी वे निरंतर एस्ट्रोनॉट भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। चांद पर वहाँ एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ना, वो भी वहाँ पर नहीं रुके जितने तुम यहाँ पर रुक रहे हो। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा का कर घर में आए बैठे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हैं। तुम एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की और बैंजनी चट्टान देख ली है, और तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मतलब मेरे पास जितना भी पैसा था वो सबको तुमको खिलाते खिलाते ख़त्म हो गया है। अब तो तुम लौट जाओ अतिथि, इस तरह से मन ही मन सोचता है। और तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय है, अर्थात हाई टाइम है। और क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी की पुकार नहीं आती? क्या तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा घर तुम्हें नहीं बुलाता है? तुम क्यों नहीं जा रहे हो मेरे घर से? और उस दिन जब तुम आए थे और मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका किसे धड़क उठा था। जब तुम पहले दिन आए थे उस समय मैं बहुत डर गया था कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप रहा था, अंदर ही अंदर मेरी पॉकेट कांप रही थी। मैं कितना दिन तक तुम्हारा खर्चा कैसे चलाऊंगा? और उसके बावजूद एक स्नेह भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। पहले दिन जब तुम आए थे मैं खुशी खुशी आपका स्वागत किया। पहले दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि तुम मेरे घर आए हो। और
मेरी पत्नी भी तुम्हें क्या है देखे सादर नमस्ते किया था और तुम्हें सम्मान से आती थी, और हमने रात के भोजन को भी एकाएक उच्च मध्यम वर्ग का डिनर बदला दिया था। तो देखिए पहला दिन था, इसीलिए हमने आपको अच्छा खाने के लिए बहुत सारा डिनर आपके लिए तैयार किया था। और तुम्हें स्मरण होगा कि सब्जी और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था आपके लिए, कुछ खाने के लिए मीठा भी बनाया था, जो इस सारे उत्सव क्या है उत्साह के साथ लगन और मूल में एक भी आशा थी कि तुम्हें दूसरे दिन किसी रेल से शानदार मेहमान नवाजी की छाप में हृदय में तुम्हें भेजूंगा। मैं सोचा कि दूसरे दिन आपको कुछ ट्रेन में चढ़ाकर आराम से मैं अलविदा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह कर रहे हैं मगर तुम नहीं मानोगे, और हम सोचे कि आपको भेजते समय आप रुकिए रुकिए ऐसा बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आप बिल्कुल यहीं पर टिक गए, एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, और ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन तुमने भी अतिथि सुलभ मुस्कान घर लिए हुए बैठे हुए थे, और हम अपनी पीड़ा लिए हुए प्रसन्न रहे, और स्वागत सत्कार में जिस उच्च बिंदु पर हमने तुम्हें जो ले जा चुके थे, और वहाँ पर नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को क्या लंच की गरिमा प्रदान की, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। दूसरे दिन हमने आपको क्या अच्छा खिलाया और सिनेमा भी दिखाने ले गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, जिससे आगे तुम किसी लिए भी नहीं बढ़े, लेकिन आप भी दूसरे दिन भी आप जाने का नाम ही नहीं लिए, और तुरंत बाद क्या है भावभीनी और विदाई को भी भीगा हुआ क्षण आना चाहिए था। लेकिन दूसरे दिन आप सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुमने क्या है विदा देते हुए भी हमने तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने का समझते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन भी आप जाने का नाम नहीं लिया। तीसरे दिन जब देखते हैं सुबह तुमसे कहा गया कि मैं धोबी कपड़े देना चाहता हूँ, आपने कहा तीसरे दिन धोबी को मैं कपड़े देना चाहता हूँ धोने के लिए। वो अज्ञात और अप्रत्याशित था कि इसकी चोट मार्मिक थी, और तुम्हारे सामीप्य में वेला एक रबर की तरह खींच जाएगा। और इससे मुझे अनुमान लगा था कि पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, ये मानव और क्या है थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उसी समय मुझे समझ में आया कि और आप 2-3 दिन रहेंगे। इस तरह से सोचकर मैं घबरा गया, और क्या है तब मैंने सोचा कि अतिथि क्या है देवता नहीं होते, दूसरे रूप में राक्षस भी होते हैं। इस तरह से वो समझा। बच्चों, आज हम यहाँ पर अपना पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपका दूसरा भाग पढ़ेंगे और वहाँ पर समाप्त करेंगे। अब आपको हम 5 प्रश्न दे रहे हैं, उसको 5 प्रश्नों को आप कंप्लीट कीजिए, और क्या है असाइनमेंट में और क्लास वर्क में लिखकर हमें पोस्ट कर दीजिए, और 5 प्रश्न अपने क्लास वर्क में लिखिए और नोट्स कंप्लीट कर दीजिए। 4 लेसन हो रहे हैं बच्चों, जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयत्न कीजिए बच्चों। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।